तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जेई मेंस का जो 23 जनवरी को 2025 में जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके फिजिक्स सब्जेक्ट का सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और रिसेंट तुरंत जो अप्रैल अटेम्प्ट के बच्चे देख रहे हैं, अप्रैल अटेम्प्ट जिसको देना है उन बच्चों के लिए जनवरी अटेम्प्ट का पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे एक आइडिया लग जाता है कि भाई जेई मेंस किस तरह के प्रश्नों को पूछने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोल्यूशन। और ऑब्वियसली कई बार कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही, ठीक है। और अगर हम लोग और आगे वीडियो देख रहे थे तो और ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि प्रीसेंट ईयर्स में किस तरह के पूछे गए क्वेश्चन पिछले साल या उसके पिछले कब क्वेश्चन पूछा गया, कितना पूछा गया, कैसा पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग सोल्यूशन शुरुआत कर रहे हैं। और ये ध्यान रहे कि हम लोग कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखाते हुए जितना कम से कम समय लगे वैसा करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि सबसे फास्टेस्ट सॉल्यूशन बने, लेकिन और सब कुछ समझाते हुए ही आगे बढ़ेंगे, तो इस बात का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो कॉपी पेन लेकर के शुरुआत करेंगे, अगर डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा और बाकी समझ तो डेवलप होती जाएगी। देखते हैं कि अगर दोनों लोग में से जो भी अगर पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चन, तो कोशिश करना है कि जब तक हम सॉल्यूशन बताएं उससे पहले सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से चालू कर रहे हैं। लिखा हुआ है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड अपॉन इट्स ज्योमेट्री। हम लोगों को सेल्फ इंडक्टेंस के कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि क्या ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा, बोले बिल्कुल डिपेंड करेगा सर, क्योंकि एल का फॉर्मूला तो म्यू नॉट एन स्क्वायर वी होता है, जहां पे वी क्या है, वी है वॉल्यूम, और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो वी पर डिपेंड करा तो डेफिनेटली ज्योमेट्री पर तो करेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, बिल्कुल परफेक्ट है भाई। क्यों? क्योंकि म्यू नॉट जो है वो तो मीडियम पर डिपेंड कर ही रहा है। हम एयर के लिए लिखे अलग, मीडियम के लिए म्यू लिखे होते, तो मीडियम बदलेगा तो ये टर्म बदल जाएगा, तो एल पक्के से बदलेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत लिखा हुआ, ये बोल रहे हैं डज नॉट डिपेंड, जो कि गलत है भाई। डिपेंड तो कर रहा है ना, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गड़बड़ हो गया। तीसरा पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस एनी चेंज इन द करंट इन द सर्किट, बोले बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो तो करंट के चेंज को अपोज करता ही है। E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखते हैं, क्लियर ना। तो करंट के चेंज का अपोज तो करेगा ही करेगा, बिल्कुल सही सी बात है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। लिखा हुआ सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स, ये भी बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ भाई। जैसे मास जो होता है मैकेनिक्स के दौरान जब हम लोग मास पढ़े थे, उसमें मास क्या करता है, उसमें जो मास है वो करता है कि वेलोसिटी के चेंज को अपोज करता है, और सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो करंट के चेंज को अपोज करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग है। वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एस्टैब्लिशिंग द करंट, ये भी परफेक्ट लिखा हुआ है। अरे भाई वर्क डन करना पड़ रहा है तभी तो एनर्जी के फॉर्म में सेव हो रहा है। U इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो करंट के मतलब अगर सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस लगा हुआ है, उसके बावजूद अगर हम सर्किट में करंट को स्टैब्लिश कर रहे हैं, इसका मतलब एकदम तय है कि कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये भी सही लिखा हुआ था। तो ए ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है, ई ठीक है, ए सी डी ई मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा, क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहां लिखा हुआ एक बार पढ़ लेते हैं। यहां लिखा हुआ लाइट हॉलो क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग इन वाटर। एक 10 ग्राम मास वाला 10 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब है। क्यूब का हम लोग ये फ्रंट व्यू बनाए हुए हैं, तो ऐसा कुछ है, फ्लोट कर रहा है वाटर में। इट इज पुश्ड डाउन एंड रिलीज्ड टू एग्जीक्यूट एसएचएम, ठीक है, मतलब बहुत स्लाइटली पुश किया गया है, वाटर के अंदर हल्का सा पुश किए हैं, तो ऐसे ऐसे एसएचएम करने लगेगा, क्योंकि जैसे पुश करेंगे बुआंसी फोर्स ऊपर की ओर ज्यादा लगने लगेगा। फिलहाल मान लेते हैं कि अभी ये डूबा हुआ है कितना, लेट से एल लेंथ, तो इस दौरान इस पर नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा, और वो फोर्स पक्के से किससे बैलेंस हो गया होगा, बायोन्सी से बैलेंस हो गया होगा। मान लेते हैं कि हम लोग इसको x नीचे की ओर एक्स्ट्रा डिस्प्लेस कर दी, एक्स्ट्रा x नीचे और आ गया ये। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए क्लास में बताया गया होगा कि टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग पहले ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं, और जो भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उसको प्लस ले लेते हैं, और जो भी डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन है उसको हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस ले लेते हैं, ठीक है। फिर ये करने के बाद क्या करते हैं, नेट फोर्स लिखने का प्रयास करते हैं। भाई इसका अगर हम लोग एफडी बनाएंगे तो नीचे की ओर तो अभी भी mg, और डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोग प्लस लिए हुए हैं, तो mg प्लस में जाएगा, माइनस बुआंसी फोर्स ऊपर लगेगा इसलिए माइनस लगा दी, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में है, माइनस लिए हैं। बुआंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इमर्स्ड नया वाला रो ऑफ लिक्विड जो कि वाटर है, और इनटू में क्या हो जाएगा जी, mg, फिर माइनस इमर्स्ड वॉल्यूम क्या होगा, मान लेते हैं कि जो क्यूब उसका बेस एरिया लेट से a मान ले रहे हैं, कितना लेंथ डूबा हुआ है भाई, एल लेंथ पहले से डूबा हुआ था, एल लेंथ एक्स और डुबा दिए, तो जो डूबा हुआ लेंथ है वो तो एल प्लस एक्स हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, और इनटू में जी। अब हम लोग अगर ए डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, एम जी माइनस ए एल डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी माइनस ए एक्स डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। अब ये वाला टर्म तो पक्के से कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि भाई अगर हम बुआंसी फोर्स शुरुआत वाला लिखे तो हम क्या लिखते, ए कितना डूबा हुआ लेंथ है, एल वॉल्यूम इमर्स्ड,
डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में जी, क्योंकि जो लिक्विड है, डूबा हुआ जो लिक्विड है जिसमें डूबा हुआ है ये क्यू, वो तो वाटर है, तो ए एल रो डब्ल्यू जी तो इसके बराबर है ही, तो कट गया एमजी से। तो जो नेट फोर्स बचा, जो नेट फोर्स बचा वो क्या बचा है, माइनस ए डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू में क्या आ जाएगा एक्स। अगर हम लोग नेट फोर्स को देखें तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोग को पता है कि जो नेट फोर्स होगा वो तो एम ए के बराबर होगा। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी बाई में एम, और इंटू में क्या चल रहा है, इंटू में तो एक्स चल रहा है। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को ठीक से देख पा रहे हैं तो पहली बात तो यहीं से एक आइडिया लगना चाहिए था कि सर ये तो क्लियरली एसएचएम का इक्वेशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि एसएचएम का इक्वेशन होता है ए इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, समथिंग कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। तो क्लियरली अगर हम लोग कंपेयर कर ले इसको किसके साथ, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ, तो हम लोगों को ओमेगा की वैल्यू क्या दी जाएगी, रूट में, स्क्वायर तो जाके रूट बना देगा। रूट में क्या, ए डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी डिवाइडेड बाई एम। कई बार बच्चा छोटे छोटे मिस्टेक करता है, ध्यान रखना कि जैसे छोटी छोटी गलती नहीं करनी। पहली बात कि मास को कई बार लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख लेते हैं, वो परफेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम है कि डेंसिटी से डेंसिटी काट देते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ पे अगर डेंसिटी लिखेंगे भी तो किसका आएगा, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, जबकि ऊपर उस लिक्विड का डेंसिटी है जिसमें ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, तो दोनों बातें अलग अलग है। खैर हम लोग के इस क्वेश्चन के साथ आसानी तो और ज्यादा है क्योंकि हम लोगों को मास ही सीधा दे दिया गया है। खैर ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन में टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में m बाई ए डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में जी। शुरुआत करते हैं एक बार, 2 पाई अंडर रूट। अब डेटा पे अगर कोई ऐसा सोचता है कि सर हम सीधा ये शुरू कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। अगर किसी को क्लास में पढ़ाएगा और ये याद है तो सीधा वहीं से चल सकते थे, जैसा कि हम लोग बात किए शुरू में ही कि बहुत आवश्यक है हम कोशिश करेंगे कि सारा कॉन्सेप्ट सिखाते चले, ताकि ऐसा ना लगे कि नहीं कॉन्सेप्ट पता होगा तभी सॉल्व कर सकते हैं। जो भी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है वो सब यहाँ बताते चल रहे हैं, ठीक है। मास की बात करेंगे अगर तो क्वेश्चन में मास दिया हम लोग कितना, 10 ग्राम, तो ग्राम मतलब 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई ए की बात करते हैं, एरिया कितना दिया हुआ है भाई, साइड दिया हुआ है, क्यूब का बेस का एरिया भाई वो भी तो स्क्वायर प्लेट जैसा होगा ना, तो क्या लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू में 10 इंटू में 2 बार सेंटीमीटर, तो 2 बार 100 से डिवाइड, तो क्या यहाँ पे हम लोग 10 की पावर -4 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -2 मीटर, 2 बार सेंटीमीटर -4 आ गया, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। जी का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 है भाई, ये 10 की पावर 4 इससे तो कट ही जाएगा, एक 10 कट जाएगा, 2 पाई ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -3 पहले से ही है तो 10 की पावर -4, रूट से बाहर आएगा तो 2 पाई इंटू में 10 की पावर -2 आ जाएगा ये, ठीक है। वैल्यू दिया हुआ वाई पाई इंटू 10 की पावर -2, कंपेयर करेंगे तो क्लियरली वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। Given below are two statements, the hot water flows faster than cold water. Soap water has higher surface tension as compared to fresh water. अब theoretical question है भाई, अब अगर ये पढ़े होते तो पता होता, नहीं पढ़े तो बिल्कुल क्लियरली नहीं पता होगा, तो ध्यान रखेंगे। तो रटने वाला क्वेश्चन है, the hot water flows faster than cold water। भाई अगर हम लोग फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं, चलने की बात कर रहे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव लिक्विड के लेयर के बीच में एक जो फोर्स लगता है, लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, और जो सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको तो फ्रिक्शन बोलते ही है, ठीक है। हॉट वाटर के केस में जो विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी उसकी वैल्यू घट जाती है, विस्कोसिटी की वैल्यू घट जाती है, विस्कोसिटी कम, फ्रिक्शन फोर्स कम, तो लिक्विड के लेयर्स का चलना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हॉट वाटर कोल्ड वाटर कंपैरिजन में तेज चलेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। अगर दो कंसेक्यूटिव लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो इसका स्पीड तो ज्यादा ही हो जाएगा ना, तो क्लियरली ज्यादा चलेगा। तो जो हॉट वाटर होगा, हॉट वाटर वो कोल्ड वाटर कंपैरिजन में तेज चलता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ तो बिल्कुल परफेक्ट है। आगे लिखा हुआ सोप वाटर हैज हायर सरफेस, गलत लिखा हुआ भाई। जैसे ही हम लोग किसी पानी में साबुन वगैरह घोलते हैं, डिटर्जेंट घोलते हैं, तो उस जगह का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो लिक्विड होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपना सरफेस एरिया कम से कम रखना चाहता है। तो जैसे ही हम लोग उसमें घोल देते हैं, सर मतलब कोई भी डिटर्जेंट घोल देंगे तो उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है, जबकि यहाँ तो हायर लिखा, तो गलत है, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ध्यान देते हैं भाई। लिखा हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मास, मास दिया हुआ है, मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हुआ है, अंडर द मैटर वेव कंसीडरेशन। मैटर वेव कंसीडरेशन मतलब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात हो रही है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या कहता है भाई, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, मतलब कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसके पास वेव मेजर होगा ही होगा, और उसका वेवलेंथ इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। m दिया हुआ, v दिया हुआ, ठीक है। लिखा हुआ द पार्टिकल विल बिहेव क्लोजली लाइक, ओके, पता लगाना है कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रीजन में वो लाइक कर रहा होगा। देखते हैं एक बार। h का वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई, मास की बात करेंगे तो 10 की पावर माइनस में 30
वेलोसिटी की बात करेंगे तो 2.21 इंटू 10 की पावर 6, 2.21 से कटेगा 3, बड़ा आराम से कट भी जा रहा है, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 34, माइनस में 24 ऊपर जाकर के प्लस 24 हो जाएगा, तो आएगा कितना 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10। सब कुछ एमके सिस्टम में रखे हैं तो लेंथ भी किस में आ जाएगा, एमके सिस्टम में, मतलब वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये तो एंगस्ट्रॉम बना देगा, तो जवाब क्या आएगा, जवाब आ रहा है 3 एंगस्ट्रॉम। अब हम लोग को सोचना ही पड़ेगा कि जो 3 एंगस्ट्रॉम है वो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ होता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ 3 एंगस्ट्रॉम होगा। तो देखते हैं एक बार। पहले हम लोगों को याद होना चाहिए स्पेक्ट्रम का रीजन, भाई गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इसी तरीके से चलता रहेगा, विजिबल एंड देन क्या आएगा, देन आता है इंफ्रारेड, देन आएगा माइक्रोवेव एंड देन आएगा रेडियो वेव्स। ठीक है, अगर हम लोग ठीक से चले तो हम लोगों को इसका रीजन याद होना चाहिए। ये कहां से कहां तक होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, या 4000 से 8000 भी कई बार टीचर बोल देते तो वो भी ठीक है। ये यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 100 एंगस्ट्रॉम, और ये वाला जो होगा वो होगा 0.1 एंगस्ट्रॉम। ये एक्सरे रीजन में लाई करेगा क्योंकि 0.1 और 100 के बीच में ही आ रहा है। अब एक्सरे भी दो टाइप होती है, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, लेकिन वो सब इतना डिटेल जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो फिलहाल हम लोगों को दिख रहा है कि 0.1 और 100 के बीच में आ रहा है, इसलिए कौन सा रे होगा, ये एक्सरे हो जाएगा। क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेपरेट एयर फ्रॉम ग्लास रिफ्रैक्टिवनेस 1.5, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास मीडियम। अब पहले तो शेप बहुत अच्छे सोचना पड़ेगा भाई, शेप ऐसा है कॉन्वेक्स टाइप का होगा और ग्लास इधर की ही तरफ है। बोला गया है क्वेश्चन में कि इसका सेंटर जो है वो ग्लास में ही है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे दिया गया है। एयर इस तरफ है तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो 1 हो जाएगा। क्लियर, और ग्लास का तो 1.5 है, 1.5। फिर लिखा हुआ है पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड इन एयर, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है जिसको एयर में रखा गया है at the optic axis of the surface so that its real image is formed at I inside the glass। यहां कहीं पर इमेज फॉर्म हो रहा है। लिखा हुआ द लाइन OI इंटरसेक्ट द स्फेरिकल सरफेस एट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी बोल देगा कि PO जो है वो OI के इक्वल है। प्रश्न में क्या चाहिए, इनको चाहिए PO की वैल्यू। कुछ कुछ मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है लेट से x, तो ये वाला भी x ही होगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। प्रश्न हम लोग को PO का वैल्यू चाहिए, सब कुछ दिख रहा है साफ साफ ऑप्शन देख करके कि R के टर्म में जवाब चाहिए। तो चालू करते हैं एक बार। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फॉर्मूला क्या हम लोग के पास, फॉर्मूला है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल μ2 माइनस μ1 बाई आर। डेटा पुटिंग शुरुआत करते हैं। μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज पाई जा रही है, रिफ्रैक्टेड रेज इसमें है तो क्या लिख लेंगे 1.5 बाई वी की बात करेंगे, भाई रे इधर चला होगा ऐसे, हम लोग पी से चलेंगे अगर इमेज की ओर तो रे के डायरेक्शन जा रहा है, रे के डायरेक्शन में प्लस लिखते हैं तो प्लस में एक्स आ जाएगा, माइनस μ1 जो है 1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पी से चलेंगे ओ की ओर तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर, हम लोग जा रहे हैं इधर, तो माइनस आएगा एक और, लेकिन एक माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 डिवाइडेड बाई इसका आर देखेंगे तो रे के डायरेक्शन जाना पड़ेगा क्योंकि सेंटर इधर ही कहीं है, तो इसका मतलब लोग क्लियरली बोल सकते हैं सेंटर इधर कहीं मान ले रहे हैं तो रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्लियरली कितना आर। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से इस चीज को कंटिन्यू करें तो देखना एक बार, यहां जाएगा कितना, x तो सेम टू सेम है भाई, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर ऐड कर दें, कितना जाएगा 2.5 इक्वल, इसको देखेंगे तो 0.5 बाई आर, इसको कटपिट कर देंगे तो 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 5r, मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, पहली बात तो सिलेबस में नहीं था भाई, मतलब अजीब ही कर रहे हैं, एनटीए वाले एकदम गजब का कर दिया सब कुछ कहानी कि सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन ठीक है फिर पूछ लेंगे, खुद ही सिलेबस निकालते हैं, खुद ही नहीं मानते हैं लोग। लिखा हुआ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस N2 has 3 times the decay constant as compared to the decay constant of another radioactive nucleus N1. If initial number of both nuclei are the same, what is the ratio of the number of nuclei of N2 to the number of nuclei of N1 after 1 half life of N1? अब क्लियरली भाई बना तो वही सकता था जिसको ये सब पता होता। अब यहाँ थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ये मान के चलेंगे कि पता होना चाहिए ना, नहीं तो सब कुछ तो नहीं बता सकते, चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहे हैं भाई। दोनों का शुरुआत में न्यूक्लियाई सेम मान के चल रहा है तो N0 लिखा हुआ है कि द डीके कांस्टेंट ऑफ रिफ्रैक्ट, अच्छा N2 का डीके कांस्टेंट N1 का 3 टाइम्स है तो N1 वाले का मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं लैम्डा, तो इसका हो जाएगा 3 लैम्डा। अब N का फॉर्मूला होता है N0 e टू द पावर माइनस में लैम्डा टी ना,
इसी फॉर्मूले से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, ये फॉर्मूला होता है, अब इससे शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिखते हैं पहले एक बार, किस चीज का रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए इनको रेशियो चाहिए द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ N2 टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ N1, N2 का N1 से, तो N2 बाई N1 शुरुआत कर रहे हैं, N0 e की पावर माइनस में, इसके लिए कितना 3 लैम्डा टी, इसके लिए N0 e टू द पावर माइनस में लैम्डा टी, ये कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा e टू द पावर माइनस में 3 लैम्डा टी प्लस में लैम्डा टी, तो आ जाएगा कितना e टू द पावर माइनस में 2 लैम्डा टी इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस में 2 लैम्डा। अगर हम लोग समय की बात करें तो क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो कब व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर, ठीक है, आफ्टर 1 हाफ लाइफ ऑफ N1, तो N1 का हाफ लाइफ गुजारना है, ठीक है, तो टी हाफ पहले वाले का, तो टी हाफ को टी से दिखाते हैं या टी 1/2 से दिखाते हैं, तो टी हाफ 1, टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है टी हाफ का वो होता है ln 2 बाई लैम्डा होता है, ठीक है, पहले वाले के लिए लैम्डा जो वो लैम्डा है ही, तो e टू द पावर माइनस 2 लैम्डा ln 2 बाई लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया, क्या आएगा e टू द पावर माइनस 2 ln 2, ln की प्रॉपर्टी, लॉ की प्रॉपर्टी कि जो पावर जो कोफिशिएंट उसको पावर बना सकते हैं, तो 2 की पावर माइनस 2, अब e ln समथिंग लिखा होगा तो सीधा वो समथिंग आ जाता है, मतलब अगर लिखा हुआ e ln x तो आंसर आता है x, तो यहां लिखा हुआ e ln 2 की पावर माइनस 2, तो जो जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा 2 टू द पावर माइनस 2, क्लियरली ये 1/2 टू द पावर 2 आएगा, और हम लोग इसको देखेंगे ध्यान से तो ये क्लियरली कितना आएगा 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे बढ़ रहे हैं, हाँ यहाँ पढ़ते लिखा हुआ आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द गिवन सर्किट एट द इंस्टेंट व्हेन द की इज क्लोज्ड, जैसे ही की को क्लोज किए हैं, मतलब कि ये कहानी कब की है, ये कहानी है एट टी इक्वल 0 की, एट टी इक्वल 0 तो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हुआ होगा, अगर कैपेसिटर चार्ज हुआ ही नहीं है इसका मतलब कि वो अपने थ्रू पूरा का पूरा करंट फ्लो होने देगा, बिल्कुल अपोज नहीं करता है, ध्यान रखना है, शुरू में कैपेसिटर एकदम अपोज नहीं करता है, फुली चार्ज होने के बाद भयानक अपोज करेगा, ऐसा होगा कि वहां सर्किट ही ओपन हो जाएगा, ठीक है, एट टी इक्वल 0 तो पूरा करंट जाएगा पूरा, देयर विल बी नो करंट थ्रू, गलत है भाई देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन द कनेक्टिंग वायर, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि टाइम साथ तो करंट घटेगा तो शुरुआत में तो मैक्सिमम करंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स ए एंड बी इज मिनिमम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी ये फुली चार्ज हुआ है, थोड़ा भी चार्ज नहीं हुआ है भाई, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आएगा, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स मिनिमम, बिल्कुल सही, अभी चार्ज ही नहीं हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर, तो बोलेंगे कि बी ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, क्लियर है ना। आगे बढ़ रहे हैं, यहां लिखा हुआ है कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस गिवन बाय दिस, where t is the time, the dimension of a b c about d चाहिए हम लोग को, चलो पहले 1 by 1 चलते हैं, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो a का डायमेंशन वही होगा जो x का होगा, x तो डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन l हो जाएगा, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो b का डायमेंशन वही हो जाएगा जो x का होगा, और x लेंथ है तो उसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा l हो जाएगा। फिर आगे बढ़ रहे हैं, सी टी स्क्वायर पे ध्यान देते हैं, सी टी स्क्वायर का डायमेंशन वही होगा जो x का है, तो c टी स्क्वायर का तो कैपिटल टी स्क्वायर आ जाएगा, और x की बात करें कितना हो जाएगा l हो जाएगा, तो क्लियरली यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा l t टू दी पावर माइनस में 2 डिवाइड किया उस सबसे आ गया, ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो d की बात कर रहे हैं, तो d तो वही है जो x का हो जाएगा, तो मतलब d का डायमेंशन वही आएगा क्लियरली जो लेंथ का होगा, लेंथ का डायमेंशन तो l आ जाएगा, क्लियर है ना। तो अगर लोग यहाँ देखेंगे ध्यान से तो a b c बाई डी, तो a का डायमेंशन l, b का भी l का स्क्वायर, c की बात करेंगे तो l t की पावर माइनस 2, मतलब एक बार और l, तो l क्यूब t की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई d, d का है l, एक l कट जाएगा, तो जवाब आएगा कितना l स्क्वायर t की पावर माइनस 2, l स्क्वायर t की पावर माइनस 2, मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे बढ़ रहे हैं, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। यहाँ लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, हम लोग को एक एक पढ़ के ऑप्शन मैच द कॉलम कर लेंगे। शुरुआत करते हैं, लिखा हुआ है प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल होगा। जैसे कई बार बच्चा काउंटर कर सकता है कि सर ये तो प्रेशर डायरेक्ट टू 1/v की पावर गामा भी हो सकता है, तब तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, लेकिन चूंकि क्लियरली कुछ गामा के बारे में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, केवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, एक का एक ही से मैच कर रहा है, तो मोर करेक्ट तो आइसोथर्मल से ही होगा, तो ए का जाएगा किससे, थर्ड के साथ, ए का थर्ड के साथ, इसमें भी गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया, तो सेकंड और फोर्थ में से कुछ ना कुछ हो सकता है, ध्यान देते हैं एक बार, ठीक है।
शुरुआत करें। फिर आगे लिखा हुआ हीट एब्जॉर्ब गोज पार्शियली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू एंड पार्शियली टू द वर्क, मतलब डब्ल्यू, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखा हुआ है। और ये चीज तो खैर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और ऐसा किस केस में दिख रहा है भाई, किसी न किसी प्रोसेस में, जैसे एडियाबैटिक में कुछ जीरो होगा, आइसोकोरिक में कुछ जीरो होगा, आइसोथर्मल में कुछ जीरो हो जाएगा, आइसोबैरिक ही एक ऐसा केस है जिस केस में तीनों दिख रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल पाएंगे कि जो बी है उसका फोर्थ हो जाएगा, तो बी का फोर्थ मतलब इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी आगे बढ़ ले रहे हैं एक बार। लिखा हुआ हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, मतलब डेल्टा क्यू जीरो, डेल्टा क्यू जीरो मतलब क्लियरली एडियाबैटिक का केस है, तो सी जाएगा 1 के साथ, तो भी फोर्थ में है। नो वर्क इज डन, ये तो तब होगा, डेल्टा डब्ल्यू तो तब जीरो होता है जब डेल्टा वी जीरो, जब वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, और वॉल्यूम में चेंज नहीं हो मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, तो डी को जाना चाहिए था सेकंड के साथ, बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है कंसीडर अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, द टॉर्सनल कांस्टेंट इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज डायमेंशन दिस। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है भाई। टॉर्क इज इक्वल्स टू सी थीटा होता है, जहां पे थीटा एंगल है, टॉर्क तो टॉर्क है ही, सी जो है वही है टॉर्सनल कांस्टेंट। एंगल का यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, इसका मतलब सी का डायमेंशन होगा जो टॉर्क का होगा, टॉर्क का डायमेंशन होगा ml स्क्वायर टी के पावर -2, क्योंकि टॉर्क का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन सब कुछ सेम होता है। वर्क से भी सोचा जा सकता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, तो टॉर्क का डायमेंशन ml स्क्वायर टी के पावर -2 मतलब बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, ए तो ठीक है। लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर हम लोग करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो वो होता है थीटा बाई आई। करंट सेंसिटिविटी ध्यान देना है ना, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है कि भाई बहुत छोटे चेंज, करंट के छोटे चेंज पर एंगल में बहुत ज्यादा रोटेशन हो जाए, इसलिए थीटा बाई आई होता है। कहां से आ रहा है फॉर्मूला, टॉर्क को ही लिखा गया है एन आई ए बी, एन नंबर ऑफ टर्न, आई करंट, ए एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड है। ए और बी के बीच में ऐसा मैग्नेट चुना जाता है कि ए और बी के बीच में एंगल हमेशा 90 हो, इवन इफ की लूप रोटेट कर रहा है, तो साइन 90 तो 1 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, सी थीटा। हम लोग को थीटा बाई आई चाहिए, तो थीटा बाई आई की बात करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा एन ए बी बाई में सी, तो करंट सेंसिटिविटी एन ए बी बाई सी होता है, एन ए बी बाई सी। और अगर हम लोग आगे बढ़ें तो भाई हम लोग को वोल्टेज सेंसिटिविटी की अगर हम लोग बात करें, वोल्टेज सेंसिटिविटी की, तो वो होता है थीटा बाई बी। ये कैसे निकालेंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो हम लोग आर से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा एन ए बी बाई सी इंटू आर, ठीक है, सी इंटू आर, टॉर्सनल कांस्टेंट है सी, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर थोड़ा फोकस करें अगर, तो हम लोगों को क्या दिखना चाहिए, हम लोगों को दिखना चाहिए कि भाई अगर हम लोग को करंट को बढ़ाना है तो हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ा के काम चला सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ा तो चूंकि नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाएगा तो ओवरऑल वायर का लेंथ तो बढ़ जाएगा। अगर वायर का लेंथ बढ़ गया तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो मतलब आर भी बढ़ जाएगा, तो एन बढ़ने के साथ आर बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी वही रह जाए, लेकिन एन बढ़ने की वजह से बाकी कुछ तो बढ़ा नहीं इसमें, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। ऐसा पॉसिबल है कि हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाएं और वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज ना हो, तो इसका मतलब कि इसका ये जो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। फिर लिखा हुआ इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न टू इट्स डबल देन द वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल, गलत लिखा हुआ है। अगर एन को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो गलत हो गया भाई। फिर लिखा हुआ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाई शंट रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन पैरेलल विद, गलत लिखा हुआ है। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में तो जोड़ना पड़ता है, शंटिंग करनी पड़ती है, लेकिन जो शंट रेजिस्टेंस होता है उसका खुद का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम, जितना कम हो सकता है उतना कम, ठीक है। वो तो डिपेंडिंग हम लोग का नीड कैसा है, लेकिन बस ये बात तो कंफर्म है कि भाई जो शंट रेजिस्टेंस होता है उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो ये डी भी गलत हो गया भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी डिपेंड इनवर्सली अपॉन नंबर ऑफ टर्न। अगर लोग ध्यान से देखें तो करंट सेंसिटिविटी क्या था, थीटा बाई आई आया था, कैसे किए थे हम लोग, सी थीटा इज इक्वल्स टू एन आई ए बी होता है, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ टर्न के इनवर्सली नहीं है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन ए बी बाई सी है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली लिख दिया, गलत लिखा हुआ है। तो क्या क्या सही है इसका, ए और बी सही है केवल, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा, ए एंड बी ओनली, मतलब फर्स्ट ठीक है। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं, इसको पढ़ते हैं एक बार, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है पॉइंट पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज लोकेटेड एट P। अच्छा, यहां पर कोई कैपिटल Q चार्ज रखने वाले हैं along the axis of electric dipole, dipole 1, okay, dipole 1 at a distance r as shown in the figure, the point P is also on the equatorial plane of second dipole, ठीक है, ये भी सही है। The dipoles are made of opposite charge,
Q separated by a distance 2a, ठीक है, for the charge particle at P not to experience any force, which of the following correctly describe the situation। किसके corresponding चल रही कहानी, मतलब ऐसा कुछ बात बता दी कि पूरा सिचुएशन समझाएगा हम लोगों को, जो लिखा है वही बात पूरी लिखी हुई वहां पर कि P पॉइंट इसके एक्सियल पर है, इसके इक्वेटोरियल पर है, हम लोग Q चार्ज रखे हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि इस पर नेट फोर्स नहीं लग रहा हो, ठीक है भाई। इसकी वजह से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ, इसकी वजह से पास की तरफ, तो पहले हम लोग इन दोनों की वजह से यहाँ नेट देख लेते हैं, तो क्या आएगा वो, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखते हैं भाई K स्मॉल q तो कॉमन, कैपिटल Q का मल्टीप्लाई करना उसको बाहर रहने दे रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना होगा 1/r माइनस a का होल स्क्वायर, पॉजिटिव की वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव वजह से उधर, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस 1/r प्लस a इस पूरे का होल स्क्वायर, क्लियर ना। इधर उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, क्या एलसीएम ले लेते हैं एक बार, तो q k स्मॉल q r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, ओके। अगर हम लोग होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा 2ar, यहाँ पे माइनस 2ar और माइनस प्लस 2ar हो जाएगा, तो जुड़ के 4ar हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आने वाला है k कैपिटल Q स्मॉल q 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसकी वजह से फोर्स। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं इसकी वजह से, देखते हैं भाई प्लस की वजह से इधर होगा, माइनस की वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का नेट इधर कहीं आने वाला है। अगर हम लोग ये वाला एंगल थीटा मान ले, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ई साइन कटेगा, मगर दोनों को हम ई मान ले रहे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा भाई, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम, तो सेम टू सेम। इक्वेटोरियल का डेरिवेशन बार बार दिमाग में चलना चाहिए, तो ई साइन कटेगा, तो ई कॉस जुड़ेगा, तो 2e कॉस हो जाएगा, ठीक है। 2e कॉस इधर क्यों रहेगा, तो फोर्स भी इधर क्यों नहीं लगेगा, तो हम लोग करते क्या है, कैपिटल Q को 2e कॉस थीटा से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैपिटल Q 2 है ही, e की जगह पे क्या लिख लेंगे k स्मॉल q बाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस, ये है a, ये है r, तो ये डिस्टेंस कितना होगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो क्लियरली वो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की बात करते हैं, तो जो कॉस थीटा होगा भाई, हम लोग क्या किए थे कि हम लोग इस वाले एंगल को ही थीटा माने थे, तो कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, बेस है a, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ क्लियरली क्या रहेगा 2k स्मॉल q कैपिटल Q a बाई में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, क्लियर ना। अच्छा फिर तो कुछ बचा ही नहीं भाई, अब हम लोग को दिख रहा है कि नेट इसका इधर, इसका नेट उधर, दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी कैंसल आउट हो पाएंगे, तो k कट जाएगा, a कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करें, अब थोड़ी जगह कम है, मिटाना पड़ रहा है बार बार, तो अगर हम लोग उधर देखेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में 3/2 इज इक्वल टू, उस तरफ देखते हैं, उस तरफ तो यहाँ पे 2 भी बचा है, r भी बचा है, तो 2 स्मॉल r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या दिखाई देगा, आर स्क्वायर हम तो करें कॉमन ले लेते हैं उधर करके, जैसे ही आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो स्क्वायर के साथ निकलेगा, तो आर के पावर 4 बाहर जाएगा, 1 माइनस ए बाई आर का होल स्क्वायर, ध्यान देना एकदम, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां से अगर हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले तो पावर 3/2 हो जाएगा, स्क्वायर पे 3/2 का मल्टीप्लाई 2 कटा तो आर का क्यूब हो जाएगा, एक आर पहले से ही है तो आर के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस ए बाई आर का होल स्क्वायर के पावर 3/2, एकदम ध्यान देते हैं ना भाई, आर के पावर 4 कट गया, अब क्या मिला है, अब हम लोग को थोड़ा अच्छे से बुद्धि लगाएं, दिमाग लगाते हैं, 1 माइनस ए बाई आर का होल स्क्वायर के पावर, यहाँ पावर थी कुछ, यहाँ कितनी पावर चल रही थी, यहाँ जो पावर चल रही थी वो पावर चल रही थी 2, ठीक है ना, तो यहाँ पावर 2 चल रहा है, तो यहाँ पावर चल रहा है 2, फिर इक्वल देखते, इक्वल पर हम लोग चलेंगे तो यहाँ क्या लिख लेंगे 2 1 प्लस ए बाई आर का होल स्क्वायर के पावर 3/2, ऐसा करते हैं कि बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, जैसे ही हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां तो 4 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 4, और यहां का 2 चला गया, और यहां पे 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पे 2 की जगह पे आ जाएगा 4, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर किया तो ये 4 हो गया।
अब बड़ी बात क्या है, अब बड़ी बात ये कि हम लोग इसको पेपर में सॉल्व कर रहे थे तो गजब हो जाता कहानी भाई, कि सॉल्व भी कैसे करें। जैसे कर तो सकते हैं क्या कि भाई ए बाई आर को हम लोग कुछ मान लेंगे, लेकिन फिर तो भाई कहानी के पेपर में बहुत लेंदर हो जाएगा। अब हम लोग को सोचना शुरू करना है। पहले ये नियरर वैल्यू ना, होल मतलब ये अप्रॉक्सीमेट का साइन बना हुआ यहाँ पे भी, पर देखना शुरू करते हैं। जैसे माने कि ए बाई आर की वैल्यू बहुत बड़ी है, लेट से ए जो है वो 10 टाइम्स ऑफ आर या 20 टाइम्स ऑफ आर होगा, तब तो एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि एक तरफ पावर 4 है, एक तरफ पावर 3 है, और यहाँ पे केवल 4 से मल्टीप्लाई है। तो अगर हम लोग बहुत बड़ा नंबर लेके चलेंगे तब तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। जैसे अगर हम लोग 20 रखें तो एक तरफ 20 की पावर 4 होगा, एक तरफ लगभग लगभग 20 की पावर 3 होगा। 4 से मल्टीप्लाई करके कभी इक्वेट नहीं हो सकता। सेम बात हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि 10 रखे होते तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 4 से मल्टीप्लाई कभी इक्वेट नहीं हो पाएगा, तो पहला दूसरा नहीं हो सकता। फिर और देखते हैं, ए बाई आर का वैल्यू जो है, मॉड वैल्यू जो है, ये 1 से कम भी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हम लोग ए बाई आर की वैल्यू 1 से कम लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, लेट्स से यही ले लेते हैं ना, 1/2 ले लेते हैं, तो हम लोग 1/2 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा? 1/4। 1 में से 1/4 गया तो कितना आता? 3/4 आता। और अगर हम लोग 1 + 1/4 की होते तो 5/4 आता। 3/4 की पावर अगर हम कुछ कर दिए भाई, किसी नंबर की वैल्यू अगर 1 से कम है, 0 से बड़ी है, पावर बढ़ाते जाएंगे तो नंबर और छोटा होता चला जाएगा। और इसकी पावर हम कुछ करते हैं कि बढ़ता चलेगा, तो ये भाई साहब ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो कभी इक्वल हो ही नहीं पाएगा। और ऊपर से इसमें 4 का मल्टीप्लाई और है, तब तो ज़्यादा और ज़्यादा, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। केवल यही एक पॉसिबिलिटी बच रही है, कौन सी वाली? 4th वाली। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। ए बाई आर की मॉड वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन ठीक ठाक अगर बड़ी है, तो उसकी वैल्यू हो सकती है। और हम तो कह रहे हैं कि 3 रखें, हम लोग चेक भी कर सकते हैं। चेक कर लें एक बार, अगर 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 1 - 3 अगर हम लोग करेंगे, मॉड वैल्यू की बात करें, कंपेरिजन देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 - 9 करेंगे तो -8, पावर 4 करेंगे अगर, 8 की पावर 4 जो होता है वो होता है कितना? 40 96 हो जाएगा ना, 4096, ठीक है। और हम लोग 4 देख रहे हैं। ए बाई आर की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1, 9 और 1 10, 10 का क्यूब जो जाएगा वो 1000 आएगा। तो नियरली दिख भी रहा है, 4096 और 4000 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, क्लियर ना। तो एक दूसरे के आसपास आते हुए दिख भी रहे हैं, इसीलिए ए बाई आर की वैल्यू जो है वो नियरर टू 3 ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली में, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ, गन फायर्स अ lead bullet of temperature 300 Kelvin into a wooden block. The bullet having melting temperature this penetrates into the block and melts down. If the total heat required for the process is this. पहले हम लोग ध्यान देते हैं, सबसे पहले जो lead bullet है उसका टेम्परेचर 300 है। अब हम लोगों को दिया हुआ है कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट वो 600 है और वो मेल्ट कर जा रहा है। इसका मतलब कि पहले क्या हुआ होगा भाई, हम लोग को कैलोरीमेट्री में पता होना चाहिए बात कि एक बार में एक ही चीज़ का चेंज होगा, मतलब एक बार या तो टेम्परेचर चेंज होगा या तो स्टेट चेंज होगा। तो अगर टेम्परेचर का हुआ चेंज तो स्टेट रहेगा फिक्स, अगर स्टेट हुआ चेंज तो टेम्परेचर रहेगा फिक्स। तो शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में उसका हुआ होगा टेम्परेचर चेंज, क्या लगाएंगे? एम एस डेल्टा टी। 600 तक जब पहुंच जाएगा तो फिर लगाएंगे क्या? एम एल, क्योंकि अब मेल्टिंग हुआ है। एम को हम तो करें ले लेते हैं कॉमन, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ कितना है? 125। टेम्परेचर का चेंज 300 पे है, 600 पे पहुंच गया, मतलब चेंज कितने का हो जाएगा? 300 का। प्लस एमएल की बात कर रहे हैं, एल लैटेंट हीट कितना दिया हुआ है? लैटेंट हीट दिया हुआ है 2.5 इंटू में 10 की पावर 4। ध्यान देते हैं, अब लोग ठीक से चले अगर तो एम 125 3 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 375 00 प्लस यहाँ देखेंगे तो 250 2 0 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम तो 2 0, फिर यहाँ पे 5 7 5 12 2 1 लगा कैरी हो जाएगा, 3 2 5 1 6, तो ये आ जाएगा m इंटू 62500। अब यहाँ पे इसका वैल्यू दिया कितना जूल आ रहा है, ये 625 कट पिट कर देंगे तो यहाँ से बचेगा कितना? 100। तो m का वैल्यू कितना आएगा? m का वैल्यू आ जाएगा 1/100, लेकिन ये जवाब किस में आएगा? केजी में। अब प्रश्न है कि आपको कैसे पता चल रहा है सर कि 100 जो है वो 1/100 वो केजी में होगा? क्योंकि हम लोग जो s रखे हैं वो किस में रखे हैं? 125 जूल पर केजी पर केल्विन, तो यहाँ पर केजी चल रहा है ना भाई, तो केजी ही तो बचा होगा सबके डिनोमिनेटर में। इवन यहाँ देखेंगे अगर हम लोग तो भी जूल पर केजी दिख रहा है, तो पर केजी चल रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m जो आया होगा केजी में आया होगा। लेकिन इनको किस में चाहिए? इनको चाहिए ग्राम में, तो केजी को बदलेंगे ग्राम में। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 0 2 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ पे आ जाएगा 10 ग्राम आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3rd आ जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ रहे हैं, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। लिखा व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट ऑफ अ रे रिफ्रैक्टेड थ्रू पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस h इन टर्म ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r इफ द ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड इन एयर मीडियम। पहली बात तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो क्लास में एज अ रिजल्ट तो कराया जा चुका होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इस पर एक बार 2 बार जेई एडवांस में, जेई मेंस में कई सारी जगह पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर से क्लास में कराया गया होगा, ध्यान देना भाई। टुवर्ड्स द
नॉर्मल बेंड कर जाएगा। अगर एयर से किसी मीडियम में जा रहे हो तो मान लेते हैं ये वाला एंगल है आर, तो पक्के से ये वाला जो एंगल होगा वो भी आर हो जाएगा। यही है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी की बात की जा रही है, इसी को पूछा जा रहा है। भाई अगर हम लोग इस वाले एंगल की बात करें, ये पूरा एंगल आई है तो ये भी पूरा एंगल आई होगा। अगर ये वाला एंगल आर है तो जो छोटा वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। ठीक है, आई माइनस आर। तो अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल देखें, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। तो अगर हम लोग इस पे ध्यान देंगे तो ये है, ये 90 डिग्री, ये पता करना है। ये वाला एंगल है आई माइनस आर। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग साइन लगा लें। तो ये वाला टर्म, ये वाला लेंथ हम लोग कुछ मान रहे थे, लेट्स से इसको हम लोग मान रहे हैं पी क्यू। तो क्या लिखेंगे, साइन आई माइनस आर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पी क्यू साइन आई माइनस आर। क्लियर ना, पी क्यू साइन आई माइनस आर। अब बात यह है कि भाई पी क्यू कैसे निकालें, क्वेश्चन में तो h दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, ये 90 डिग्री होगा। दिख रहा है कि r के हिसाब से ये बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो हम लोग को cos लगाना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, cos r इज इक्वल्स टू बेस मतलब h बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो यहां से पी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, h बाई में cos r, h बाई cos r रख देते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा h साइन i माइनस आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई cos r। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू h साइन i माइनस आर डिवाइडेड बाई cos r, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। फिर से मैं बात बोल रहे हैं कि अगर किसी को क्लियरली डेरिवेशन याद होगा, रिजल्ट याद होगा, तो उसके लिए सीधा रिजल्ट वाला ही ये प्रश्न था। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज अलाउड टू रोल विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ l and makes an angle of 30 degree with the horizontal. The speed of the particle at the bottom of plane is v1. If the angle of inclination is increased to 45 degree while keeping l constant, then the new speed of the sphere at the bottom of the plane is v2. ठीक है, देखते हैं एक बार। भाई ये वाला लेंथ l है, हम लोग जनरल बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में थीटा ही बदल रहे हैं। ये मान लेते हैं h, यहाँ पे शुरू में एक सॉलिड स्फीयर है, इसको रिलीज कहते हैं, रेस्ट में होगा। जब यहाँ बॉटम पे पहुंच रहा है तो मूव करने लग रहा है किसी न किसी स्पीड v से। तो शुरुआत कर रहे हैं भाई हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव अगर फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो mg इंटू एच होगा वो क्लियरली इक्वल हो जाएगा किसके, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जी में चला गया होगा। भाई दोनों एनर्जी में चला गया, लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसका मतलब रोटेट कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही होगी, रोटेशनल एनर्जी भी होगी। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ क्या है, क्वेश्चन बोलेगा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर से पास हो रहा है तो उसके अबाउट कितना होता है, वो होता है 2/5 mr स्क्वायर इंटू 2/3 तो तब होता है जब हॉलो स्फीयर होता है ना, तो 2/5 होगा। और ओमेगा की बात कर लें तो वी स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा। हमको तुमको दिखना चाहिए भाई क्लियरली कि हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, मतलब स्मॉल वी ही लिख ले रहे हैं, एम वी स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा 1, यहाँ बचेगा 2/5, एलसीएम लेंगे तो 7/5, 7/10 एम वी स्क्वायर, क्योंकि 5 2 10 हो जाएगा एम जी एच। और हम लोग एच की बात करें तो एच जो है वो एल का अगर हम कॉम्पोनेंट ब्रेक के इधर कितना आएगा, एल कॉस, इधर आएगा एल साइन, तो एच कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, एच हो जाएगा एल साइन थीटा। एम वही है, जी वही है, एल वही है, और वैसे भी एम तो कट ही जा रहा है। तो क्या बदल रहा है, एंगल, तो स्पीड बदलता जाएगा। तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि साइन थीटा प्रोपोर्शनल है किसके, वी स्क्वायर के। तो इतनी खासी अच्छी खासी मेहनत करके हम लोग ये निकाले हैं। तो ये रही हम लोगों की कहानी। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पे। क्वेश्चन में 2 एंगल दिया गया, 2 बार स्पीड दिया गया है। स्पीड v1 तब है जब एंगल कितना था 30 डिग्री, v2 तब हो जा रहा है जब एंगल है कितना 45 डिग्री। तो v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर हम लोग करें तो 30 डिग्री साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 45, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, √2 चला गया ऊपर, 2 को लिख लेंगे √2, एक √2 कट जाएगा, जवाब कितना जाएगा 1:√2, 1:√2 ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है रेफर टू द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट। देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग डायोड को देखें तो ये हम लोग का पी साइड है, पी जुड़ा है पॉजिटिव से, एन जुड़ा है नेगेटिव से, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। कुछ नहीं बोला गया है मतलब फॉरवर्ड बायस है, तो हम डायोड को हटा करके उसकी जगह पर
एक सिंपल वायर लगा सकते हैं। ठीक, जैसे सिंपल वायर लगा दी तो 4 4 ये दोनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल में होगा तो ये करंट जो जाएगा वो आधा हो जाएगा, मतलब 2 ओम हो जाएगा। ये 2 ओम 4 ओम दोनों जो जाएंगे सीरीज में जाएंगे, तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो तो क्लियरली कितना जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो 6 ओम आ गया भाई। फिर क्या लिखा हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम, ये तो बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है। लिखा हुआ है करंट इन अमीटर इज 1 एम्पियर। करंट पता लगाते हैं, I इज इक्वल्स टू V बाई आर, तो 6/6 क्लियरली करंट होगा 1 एम्पियर। अमीटर यहाँ है, रास्ते चलेगा 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो बिल्कुल परफेक्ट है। इस अमीटर से 1 एम्पियर करंट पास हो जाएगा, तो अमीटर रीडिंग भी 1 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, लिखा हुआ पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज 4 वोल्ट। ए बी का ये रहा, ए बी, इसके थ्रू जो करंट है भाई 1 एम्पियर यहाँ तक आएगा जब, तो 1 एम्पियर को दिखेगा दो इक्वल रुकावट ना, इक्वल रेजिस्टेंस, तो करंट इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा। मतलब इससे करंट जाएगा कितना 1/2 और इससे करंट जाएगा 1/2। तो हम लोग यहाँ पर वोल्टेज निकालेंगे तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू में आर, तो वोल्टेज आएगा कितना 2 वोल्ट। और वैसे भी यहीं से दिख रहा था, इसके थ्रू करंट जो होगा वो 1 एम्पियर पास होगा, तो अगर इसके थ्रू करंट 1 एम्पियर का पास होगा, आर की वैल्यू 4 पहले से ही है, तो पक्के से इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो खुद 4 वोल्ट हो गया, पूरा 6 वोल्ट है। अगर यहाँ 4 तो इन दोनों के क्रॉस तो 2 ही जाएगा ना, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो जो ए बी है उसके क्रॉस 2 वोल्ट आएगा, न कि 4 वोल्ट, गलत है। पोटेंशियल अक्रॉस सी डी इज 4 वोल्ट, बिल्कुल परफेक्ट है भाई, 4 वोल्ट, ये बात हम लोग अभी किए हैं, 4 वोल्ट है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 8 ओम, गलत हो गया भाई ये। तो इसका मतलब किसका, ए ठीक है, बी ठीक है और ई ठीक है। ए बी एंड ई, ए बी एंड ई, नहीं सॉरी, ए बी और डी ठीक है, ए बी और डी, ए बी एंड डी ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। यहां लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई इज इक्वल्स टू अल्फा सिग्मा प्लस बीटा लैम्डा, वेयर लैम्डा एंड सिग्मा आर द लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी रेस्पेक्टिवली। अल्फा बाय बीटा हम लोगों को पता लगाना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब ये होगा चार्ज मतलब कूलम, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो अगर हम लोग अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या हो जाएगा, उधर भगा रहे सबको, तो न्यूटन मीटर की पावर 4 बाई कूलम का स्क्वायर। फिर देखते हैं एक बार, इसका यूनिट जो है वो बीटा लैम्डा के भी बराबर है, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा लैम्डा की बात करें तो होता है चार्ज बाई लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कूलम पर मीटर। तो यहां से हम लोग बीटा की बात करें, बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर का क्यूब बाई कूलम का स्क्वायर। अगर हम लोग डिवाइड कर दे किसको किससे, अल्फा को बीटा से, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर की पावर 4 बाई कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर का क्यूब बाई कूलम स्क्वायर। सब कुछ कट पिट जाएगा, केवल क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ मीटर। मीटर मतलब किसका नोट होता है, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, पोजीशन का, रेडियस ऑफ डायरेक्शन का, रेडियस का, डायमीटर का, ऐसी चीजों का होता है। तो चार्ज का नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, डिस्प्लेसमेंट का। यस बिल्कुल, तो थर्ड आ जाएगा इसका। क्लियर ना, इसकी जगह पर डिस्टेंस भी हो सकता था, रेडियस ऑफ डायरेक्शन हो सकता था, रेडियस हो सकता था, डायमीटर हो सकता था, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। क्लियर, ध्यान रखेंगे इसका। आगे बढ़ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना है। लिखा हुआ गिवन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस दे दिए हैं जिसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है μ2, प्लेस्ड इन अ लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और μ1 का वैल्यू जो है वो है कम, हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मॉड ऑफ r1। चलो ठीक है, इसका डिस्टेंस कर्वेचर दे दिया गया है मॉड ऑफ r1, इसका डिस्टेंस कर्वेचर दे दिया गया है मॉड ऑफ r2। फिर इट सेकंड सरफेस इज सिल्वर्ड पॉलिश्ड, इसके सेकंड सरफेस को सिल्वर्ड पॉलिश कर दिए हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिक एक्सिस सो दैट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस। देखने में बस थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, लेकिन है नहीं कुछ क्वेश्चन में, बहुत आराम से किया जा सकता है। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं। पावर ऑफ मिरर इक्विवेलेंट क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है कि भाई 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस 1 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ मिरर, क्योंकि ऐसे किया हुआ है काम भाई। जैसे हम लोग किसी लेंस को सिल्वर्ड करते हैं तो वो लेंस 2 बार लेंस का काम करता है और 1 बार मिरर का काम करता है। अगर हम इसको फॉर्मूले में बनाने शुरू करें तो क्या लिखेंगे, -1/fm इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2/fl, माइनस में 1/fm, क्योंकि पावर ऑफ मिरर माइनस में होता है। माइनस का उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/fm माइनस में 2/fl। ठीक है, अब डेटा पुटिंग शुरू करते हैं हम लोग भाई। 1/fm इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं ना, इज इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर, वो क्या होता है r/2, तो r कितना होगा, मॉड ऑफ r2/2, लेकिन ये नेगेटिव में होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर जैसा बन रहा है, कॉनकेव मिरर तो का r जो रेडियस होता है वो तो नेगेटिव होता है। फिर माइनस 2/fl, तो 2 को बाहर रखने दे रहे हैं। 1/fl की बात करें अगर हम लोग तो क्या लिखेंगे,
μ2 बाई μ1 माइनस 1, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। लेकिन जो R1 होगा वो तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम इधर ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो रे के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा इसके C के लिए, तो R1 पॉजिटिव, लेकिन R2 के C के लिए नेगेटिव, क्योंकि R2 का C इधर कहीं होगा, तो पोल से ऑप्टिक सेंटर से इधर जाएंगे, जबकि रे इधर जा रहा था, तो इसके जगह पे नेगेटिव, फॉर्मूले का एक नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये ऐसी कहानी है। ठीक है भाई, इसको चलने देते हैं। माइनस 2 बाई मॉड ऑफ R2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, μ2 माइनस μ1 बाई μ1, और अगर हम लोग इस तरफ एलसीएम लेते तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ R2 प्लस मॉड ऑफ R1 डिवाइडेड बाई R1 और R2 इन दोनों का मॉड। क्लियर ना, तो ये इस तरह से है। फिर इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम ले लें, एलसीएम का इन दोनों का खैर तो मल्टीप्लाई है, पूरे का अब एक साथ हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम लोग पूरे का एक साथ एलसीएम लेने का प्रयास करें, ध्यान देना एक बार, तो अगर हम लोग पूरे का एलसीएम लें तो क्या होगा कहानी कि भाई एलसीएम तो आएगा कितना, μ1 R1 R2 ये रहेगा मॉड में, यहां R2 कट गया तो क्या जाएगा, μ1 R2, हम तो कह रहे हैं -2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा μ1 R2। ठीक है, माइनस भी जा चुका है तो क्या बचे, μ1 R2 नहीं सॉरी μ1 R1 ना, क्योंकि R2 तो कट चुका था ना, तो μ1 R1 हो जाएगा, ये μ1 R1। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या चल रहा है, μ2 माइनस μ1, और इधर क्या चल रहा है, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1, और ये है मॉड में। ठीक, अब ये रही कहानी भाई। अगर हम लोग ले आकर के अंदर मल्टीप्लाई शुरू करें तो अंदर मल्टीप्लिकेशन करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो μ1 मॉड ऑफ R1 मॉड है ये, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो μ2 R2 प्लस μ2 R1 माइनस μ1 R2 माइनस μ1 R1। अब ये सब मॉड में है, मॉड 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 ऐसे। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, μ1 मॉड ऑफ R1 मॉड ऑफ R2। और थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, बाकी कुछ है नहीं खास, आराम से किया जा सकता था, माइनस तो यहाँ है ही से। दिख रहा है हम लोगों को जो μ1 R1 कट जाएगा, क्या बचेगा, जो बच रहा है उसमें से हम लोग देखें तो यहाँ से तो हम लोग को μ2 कॉमन है, तो क्या लिखेंगे -2, μ2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर R2 प्लस में R1, फिर माइनस में μ1 R2। ठीक है, ये ऐसे, और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, μ1 R1 R2। तो ये ऐसी कहानी चले। क्लियर ना, और ये किसके इक्वल चल रहा है, ये तो चल रहा है 1/FM फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट के। अब फोकल लेंथ ऑफ मिरर अगर हम पलट दें तो क्या आ जाएगा, वो तो आ रहा है नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव साइन है वो हम लोगों को तो यही बता रहा है कि सिल्वरिंग के बाद ये जो बनेगा वो तो एक कॉनकेव मिरर बन जाएगा। तो कॉनकेव मिरर के करेस्पॉन्डिंग चलेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, पलट देते हैं, क्या आएगा, μ1 R1 R2 डिवाइडेड बाई 2 है ही माइनस है ही, क्या आएगा, ये μ2 अंडर ब्रैकेट R2 प्लस में R1, फिर माइनस में μ1 क्या R2 μ1 R2, और ये मॉड तो चल ही रहा है, मॉड तो बेचारा कब से चल रहा है। ठीक है ना, ये ऐसे। अब मिरर का जो फोकल लेंथ उसका नेगेटिव हम लोग को बता दिया कि कॉनकेव मिरर है। अब हम लोग से बोला क्या गया था कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिक एक्सिस सो दैट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस। अब ऐसा कब होता है कॉनकेव मिरर में, ऐसा तो केवल तभी होता है कॉनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तभी ऑब्जेक्ट की जगह पर ही इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज का बनेगा। और ये जो C होता है, सॉरी ये जो R होता है, R C पर तो रखना पड़ेगा ना, C पर रखना पड़ेगा, और जो डिस्टेंस होगा वो होगा R के बराबर, और ये जो R होता है वो किसके होता है, 2F के, उधर भगाएंगे तो 2F वही लोकेशन होगा। और हम लोग उसकी बात करें तो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग मॉड वैल्यू की बात कर ले तो कितना आ जाएगा, μ1 R1 R2 डिवाइडेड बाई μ2 अंडर ब्रैकेट में R2 प्लस R1 माइनस में μ1 R2। ठीक है, तो ये इस तरह की होगी कहानी, और यहाँ तो मॉड लगा ही है। ठीक है ना, और इस तरीके से हम लोग को कौन सा ऑप्शन आता हुआ दिखाई देगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल प्रॉपरली मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं, यहां पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस इज, पूरा दिया हुआ हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखें तो उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का
वो है x एंड माइनस, इसका मतलब कि इधर ऐसे कहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर रहे हो वेव की, कि भाई ये जो वेव है वो किधर है, तो जो वेव है वो है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, मतलब x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जो वेव होगा वो इधर कहेंगे वेव, ठीक है, वेव इधर कहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और उसका डायरेक्शन जो होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होता है वो ई क्रॉस बी से आता है। अब ई तो इधर है, हम लोग को चाहिए इधर, इसका मतलब कंफर्म जो बी होगा वो इनवर्ड होगा, तभी तो इधर की ओर वेव आ पाएगा। इसका मतलब कि जो बी होगा वो इनसाइड होगा, इनसाइड मतलब उसका डायरेक्शन जो होना चाहिए वो माइनस जेड में होना चाहिए, ठीक है, माइनस जेड मतलब किधर, वो होना चाहिए माइनस में के कैप से। तो पहली बात अगर हम लोग इतना सोच पा रहे हैं तो इससे आइडिया लग रहा है कि फर्स्ट तो नहीं, क्योंकि वो तो के कैप बता रहा है, सेकंड भी नहीं क्योंकि वो भी के कैप बता रहा है, थर्ड हो सकता है माइनस के कैप क्योंकि वहां माइनस लगा हुआ है, माइनस के कैप दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो या तो थर्ड ठीक होगा या तो फोर्थ ठीक होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं भाई, अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें तो हम लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ई और बी में एक प्रॉपर रिलेशन होता है कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू बी, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो ई बाई सी से निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 57 कहाँ बोला गया, ये फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम ऐसी बात है, तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 57 तो डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फ्री स्पेस या एयर, तो जो बी का मैग्नीट्यूड होगा वो तो क्लियरली 57 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, 57 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8 ये सब आ जाएगा, और बाकी जो टर्म है वो पूरी तरह से सेम रहने वाला है, सेम रहने मतलब सब कुछ सेम रहेगा। भाई इसका मैग्नीट्यूड यहां से हम लोग देखेंगे तो 5 आ रहा है ना, तो उसका भी तो मल्टीप्लाई होना चाहिए यहाँ ना, तो उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यही चाहिए 57/3 और चूंकि 5 वहाँ भी है तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये 5 जो है वो फोर्थ वाले मिसिंग है इसलिए फोर्थ नहीं होगा, थर्ड आ जाएगा, थर्ड, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। आगे बढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। लिखा हुआ है द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज ऑन बिलो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरप्लेन इन द फर्स्ट 30.5 सेकंड इन किलोमीटर्स। भाई वीटी ग्राफ अगर बना है, वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलेरेशन देता है, और वीटी ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अगर हम सबसे देखेंगे यूनिट के हिसाब से तो भी पता चल रहा है कि जो एरिया है वो क्या दे देगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चूंकि यहाँ पे पार्टिकल में डायरेक्शन बदला नहीं है, लगातार एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्टेंस भी यही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, तो 30.5 मतलब यहाँ कहीं होगा, तो हम लोगों को ये वाला पूरा एरिया चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, पहले हम लोग ये वाला एरिया निकालते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा भाई 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 200 और 400 तो 600 इंटू उनके बीच का डिस्टेंस मतलब कितना आ जाएगा 2, 2 2 कट जाएगा तो 600, फिर प्लस, अब तो रेक्टेंगल बचा भाई, ये 30.5 मतलब 30.5 है, 30.5 में 2 तो पहले बीत चुका है ना, तो 30.5 में से 2 माइनस कर देंगे कितना जाएगा 28.5 इंटू, ये तो क्या बेस, परपेंडिकुलर की बात करेंगे वो तो 400 हो जाएगा भाई, तो बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर जो भी बोलना चाहो, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ऐसा कुछ कर रहे होंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर सकते हैं, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे कितना जा रहा है 600 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 285 इंटू में क्या आ जाएगा 40, एक पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग यहाँ पे 0 से, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, तो यहाँ पे बचेगा 4, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 और 4 हो जाएगा, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, ये 0 एक और 600 इसमें ऑलरेडी ऐड करना ही है हम लोगों को, तो कितना आ जाएगा ये 12,000 क्या मीटर में आ रहा है, लेकिन हम लोग को जब आप किलोमीटर में करना है तो 1000 मीटर से वो किलोमीटर बन जाएगा, तो क्लियरली क्या जाएगा 12 किलोमीटर, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर with center located at the origin. A circular hole of a radius 5 cm is cut from this disc in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disc. The distance of the center of mass of the residual or remaining disc from the origin will be. ठीक है, मतलब एक बेसिक कैविटी का एक प्रॉब्लम पूछने का प्रयास किया बोलो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हम लोगों के पास सर्कुलर डिस्क है और इस सर्कुलर डिस्क का रेडियस दे दिया गया है कि इसका जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक, फिर क्या बोला गया है कि एक सर्कुलर होल इससे मेड किया गया है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इस तरीके से कट किया गया कि जो उसका एज है वो टच कर रहा है डिस्क को, जो होल का एज है वो डिस्क को टच कर रहा है, तो यहां कहीं कट किए होंगे। इसका जो रेडियस है, इस वाले का जो रेडियस है वो दे दिया गया है कितना, वो दे दिया गया हम लोगों को 5 सेंटीमीटर।
तो पूरा जो होगा वो तो 10 सेंटीमीटर होगा, पूरा जो हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये रहा हम लोगों का सेंटर, ये ऐसी कुछ कहानी है। कैविटी वाले प्रॉब्लम का जो सेंटर ऑफ मास है, हम लोगों को साफ साफ पहले तो देखना चाहिए था कि अगर हम लोग यहाँ पर ओरिजिन ले रहे हैं, इधर का मास कम, इधर का मास ज्यादा हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास इधर कहीं शिफ्ट हो जाएगा, एक्स के अलॉन्ग ही होगा। तो अगर हम लोग एक्स हम लिखेंगे कैविटी वाले क्वेश्चन के लिए, तो होता है क्या, m1x1 माइनस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, ठीक है ना। जहां पे m1 जो होगा वो टोटल मास है और m2 जो है वो कैविटी का मास है, ठीक। लेकिन हम लोग ठीक से देखें तो डिस्क है चूंकि, तो इसका मास इसके एरिया में फैला होगा, एरिया में फैला होगा, तो हम लोग मास को क्या लिख सकते हैं, मास को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इनटू एरिया, ठीक है ना। सिग्मा 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 हर जगह सेम होगा तो कट जाएगा, इसीलिए कई जगह पे 2D ऑब्जेक्ट के लिए कैविटी वाले प्रॉब्लम का फॉर्मूला लिखा होता है a1x1 माइनस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। तो हम लोग इसी से डील करने वाले हैं हम लोग भी, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पूरे का एरिया तब सोचते जब x कहीं और होता। भाई अगर हमको यहीं से निकालना, पूछा गया क्वेश्चन में कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन कहाँ माने हैं, सेंटर पे माने हैं। भाई बिफोर कटिंग तो सेंटर ऑफ मास तो यही रहा होगा ना, यही रहा होगा, तो x1 0, तो ये पूरा ही 0 हो गया, माइनस, और ये माइनस यही बता रहा है कि उधर चला गया होगा, क्लियर ना। इसका एरिया देखेंगे क्या लिख लेंगे, पाई, रेडियस कितना है इसका 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कहां होगा, भाई ये है 5 ना, पूरा 20 था, अगर ये है 5 तो ये यहां से तो 15 होगा, तो 15 डिवाइडेड बाई एरिया शुरुआत में कितना था पाई, शुरुआत में रेडियस कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा 400 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, जो कट किया उसका रेडियस है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, पाई कट जाएगा। क्या आ रहा है ये जवाब, ये जवाब आ जाएगा 25 इंटू में 15 माइनस तो है ही सही, डिवाइडेड बाई, अगर 400 में से 25 चला जाएगा कितना जाएगा 375, 15 से एक बार कट कर देते हैं, तो 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, 7 बचेगा, 15 5 जा 75, 25 25 कट जाएगा, क्लियरली जवाब कितना आएगा माइनस में 1 सेंटीमीटर, मतलब कि ओरिजिन से उस तरफ होगा 1 सेंटीमीटर, क्लियर ना। तो इस तरफ उस तरफ पूछे तो वो भी बता पाते हैं हम लोग, लेकिन खैर ठीक है, अभी डिस्टेंस से पूछे हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ पॉजिटिव आयन A एंड अ नेगेटिव आयन B हैज चार्ज दिस एंड मास इज दिस एंड दिस, एट एन इंस्टेंट द आयन आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस r, at that instant the ratio of the magnitude of the electrostatic force to the gravitational force। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो की बात कर रहे हैं, तो ठीक हम लोग शुरुआत करते हैं। भाई क्या फॉर्मूला हम लोगों का, के भाई आर स्क्वायर दोनों के डिनोमिनेटर में है तो कट ही जाएगा, ऊपर क्या यहाँ पे आएगा के Q1 Q2, यहाँ आ जाएगा जी M1 M2, आर स्क्वायर कट चुका है, तो शुरुआत करते हैं। के की जगह पे क्या लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2, चार्जेस की बात करें तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 10 डिवाइडेड बाई जी की जगह पर 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये तो हम लोगों को याद होना चाहिए लेकिन दिया भी गया है फिलहाल तो, ठीक है। M1 M2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 19.2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर, एक साथ लिख ले रहे हैं, 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस में 54, 9 से 9 कैंसिल, 6.67 से 6.67 कैंसिल, 9.6 का डबल है 19.2, तो आ जाएगा कितना 1/2 इंटू 10 में से 9 चला जाएगा तो -1, यहाँ बचेगा 10 टू द पावर माइनस में 20 हो जाएगा। भाई 19 पहले चल रहा है, -1 और, तो ये -20 हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे तो -11 -54 ऊपर जाकर के प्लस में 65 हो जाएगा जुड़ करके, ठीक है। तो कितना 1/2 इंटू 10 टू द पावर 45 आ रहा है ये 45। अब लोग यहाँ देखें लिखा हुआ P इंटू 10 की पावर -13, बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन जाएगा वो बोनस हो गया था, तो ध्यान रखना ये वाले क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो बोनस क्वेश्चन है ये, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, 2 पार्टिकल हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर है, कहां से, ओरिजिन से। पोजीशन वेक्टर उनका दिया हुआ है, बोला जा रहा है बोथ द वेक्टर आर एट राइट एंगल, दोनों अगर राइट एंगल पर है तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो तो 0 आ जाएगा। एक बार डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, आई का आई में 4 माइनस जे का जे में करेंगे तो 3 2 6 n, के का के में कर लेंगे तो 4 2 8 p इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोला गया कि इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा, तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे अगर, तो अंडर रूट में 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4
प्लस 4 प्लस 16p स्क्वायर होगा, रूट रूट कटेगा, 4 4 4 4 हट जाएगा, 3n। अगर हम लोग इसके स्क्वायर का इधर रूट लगा दें तो क्या ये प्लस माइनस 4p आएगा कि नहीं। अच्छा पता है बड़ा बारीक जानकारी है, जैसे कई बार कट करके बच्चे जो इसका जवाब लिख दे रहे हैं वो 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 16p स्क्वायर था, तो कट करके वो लोग लिख दे रहे हैं 3n इज इक्वल टू 4p। अभी हम बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6n माइनस में 8p, 4 इज इक्वल टू 6n भाई 8p। अगर हम केवल प्लस लिखे होते तो 4p का डबल, तो 6n मतलब 3n का भी डबल हो जाता, 6n आ जाता, और हम लोग यहाँ पे माइनस किया तो कट जाता, फिर वैल्यू ही नहीं निकल पाता ये, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को दो वैल्यूज लेके चलनी थी, 6n 8p की जगह भाई 4p की वैल्यू हम लोग माइनस 3n भी लिख सकते हैं, माइनस को उधर भगा दिए, डबल करेंगे तो माइनस 6n लिख सकते हैं उसकी वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 12n। क्वेश्चन में n इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो उधर भगा दे रहे हैं, 1/n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/4, तो इसका जवाब क्लियरली कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3, ठीक है ना। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एन आइडियल गैस इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस कंप्रेस्ड सडनली, सडनली लिखा हुआ है, सडनली। ये बात कई बार क्लास में टीचर डिस्कस करते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस के पहचानने के तरीके कई सारे हैं, जैसे रैपिडली, सडनली, ये सब लिखा होगा, तो हम लोग को समझ जाना है कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस सडनली लिखा हुआ है, एडियाबैटिक प्रोसेस समझ गए हम लोग। To the 1/4 of its volume, if the ratio of specific at constant pressure to that at constant volume is 3/2, the change in the temperature due to the thermodynamic processes, ठीक है। पहली बात सडनली प्रोसेस है, इसका मतलब कंफर्म एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का क्वेश्चन क्या होता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन क्वेश्चन में प्रेशर की बात की ही नहीं गई है, तो प्रेशर को बदलना पड़ेगा, टेम्परेचर लाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो हम लोग पी की जगह पर देखेंगे क्या लिख लेंगे, एनआरटी बाई में वी, तो रखेंगे एनआरटी बाई वी, वी ऊपर जाएगा तो वी की पावर गामा माइनस 1 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग को क्या देखना चाहिए भाई, कांस्टेंट में अगर हम लोग एन आर से डिवाइड कर देंगे तो क्लियरली क्या आ जाएगा, टीवी के पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या आएगा, T1 V1 के पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 के पावर गामा माइनस 1, ठीक है ना। ध्यान देते हैं एक बार, शुरुआत में जो टेम्परेचर है वो हम लोग को दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ तो केल्विन रखना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग 273 ऐड कर लेंगे, 273। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो शुरुआत में जो वॉल्यूम है वो V मान लेते हैं, गामा की जगह पर 3/2 दिया हुआ है ना, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे CP/CV है, गामा ही है वो, ठीक है। तो उसका वैल्यू 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2, भाई 1.5 में से अगर 1 चला जाएगा तो आधा ही तो बचेगा ना, तो 1/2। T2 पता करना है, वॉल्यूम कितना हो गया है, वॉल्यूम हो गया है 1/4, तो V/4 होल की पावर कितना 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 273 V की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू T2 V की पावर 1/2। 4 का रूट अगर करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, कटपिट करेंगे तो T2 का वैल्यू जो आ जाएगा डबल कर लेते हैं, 27 का डबल 54, 3 546 आ जाएगा, 546 केल्विन। प्रश्न में फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछा हम लोग से, हम लोग से क्या पूछा है, चेंज इन टेम्परेचर। भाई शुरुआत में टेम्परेचर कितना था 273, फाइनली 546, माइनस करेंगे तो जो जवाब आएगा वो आ जाएगा कितना 273। क्लियर ना, तो इसका आंसर 273 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा फोर्स दिया हम लोगों को, पार्टिकल पे लग रहा है, जो पार्टिकल प्लेन में चल रहा है ऐसे, वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0 0 टू 4,2 तक, ठीक है। भाई फोर्स वेरिएबल है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रल fx dx प्लस इंटीग्रल fy dy। तो शुरुआत कर रहे हैं, फोर्स कितना है x² y dx प्लस y कितना है, मतलब फोर्स इन y कितना है y², फिर क्या है dy। लिमिट देखते हैं, यहाँ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, x की लिमिट रखेंगे, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 4 तक, y का लिमिट 0 से 2 तक, तो 0 से 2। y का वैल्यू क्या है, क्या हम लोग प्लेन से कन्वर्ट कर सकते हैं, x प्लस y की वैल्यू 10 है, तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स dx 0 से 4 तक, और प्लस इंटीग्रेट कर ही देते हैं भाई, y² को तो इंटीग्रेट कर ही देते हैं, कितना हो जाएगा y³ 3, लिमिट रख देंगे 0 से 2 तक। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 10x², इंटीग्रेट करेंगे तो 10x³ 3 माइनस x² और x का मल्टीप्लाई x³, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा x की पावर 4/4, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 4 तक, और प्लस में 8/3। देखते हैं यहां कितना आएगा, 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब, 4 4 16, 4 64, 640/3 माइनस
4 की पावर 4 बाई 4 करेंगे तो 4 का क्यूब भी तो बचेगा ना, और 4 का क्यूब तो कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब तो 64 हो जाएगा, और प्लस में क्या चल रहा है 8/3। ऐसा करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आएगा 648/3 माइनस में 64, यहां देखेंगे तो 648 माइनस 8 3 4 जा 12, या ऐसा करते हैं ना, ये तो कट ही रहता है, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 हो गया, 3 6 जा 18 माइनस में 64 करेंगे, और हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 2, 21 में से 6 आ जाएगा कितना आ जाएगा 15, तो ये 152 जूल आ जाएगा 152, तो क्लियरली 152 यहाँ भर देंगे। वो नियरेस्ट राउंड ऑफ करने के बाद बेवकूफ बना रहे थे, ठीक है, एग्जैक्ट इंटीजर में आ ही गया, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ इन द गिवन सर्किट द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज पुल्ड आउटवर्ड, मतलब अगर आउटवर्ड पुल कर रहे होंगे इधर की ओर, तब तो शुरुआत में पहले रेजिस्टेंस नहीं था, बाद में रेजिस्टेंस बढ़ने लगा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ओवरऑल जो करंट है वो धीरे धीरे घट रहा होगा, ठीक है। is pulled outward towards such that electric current in the circuit changes at the rate of this at an instant when R is 12 ohm the value of current in the circuit पूछा जा रहा है। भाई ऐसा करते हैं कि यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट और ऐसे घूम के यहाँ पर हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा लेते हैं। इन अ क्लोज लूप जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। शुरुआत करते हैं, बैटरी का नेगेटिव प्लेट तो +12, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल घट रहा होगा, पोटेंशियल घट रहा होगा तो माइनस लिख लेंगे, माइनस क्या आ जाएगा L di/dt। फिर करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस I इंटू में कैपिटल R इज इक्वल टू 0, 12 माइनस L की वैल्यू कितनी है 3, di/dt रेट ऑफ जो फ्लो ऑफ करंट, वो तो करंट का जो रेट है वो तो घट रहा है भाई, -8 माइनस में IR, I की बात करेंगे तो क्वेश्चन, अच्छा I ये पता करना है, I पता करना है, रेजिस्टेंस कितना दे दिया है 12, ये ध्यान रहे कि यहाँ पे माइनस क्यों है, बिल्कुल ख्याल रखना है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, 8 3 जा 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल 12 आई के ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 36, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई का वैल्यू आ रहा है 3 एम्पियर, एम्पियर में जवाब चाहिए तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। 2025 का जो 23 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, ये उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। क्लियर है ना।